नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अस्त ग्रह के बारे में। ठीक, तो देखिए, जब कोई जन्म पत्री में कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाते हैं तो वो ग्रह अस्त हो जाते हैं। ठीक, अस्त ग्रहों का फल वैसे ही होता है। अस्त ग्रह दरअसल ऐसा है कि सूर्य जो होता है बहुत ही तेज वाला ग्रह होता है, अर्थात इसका बहुत प्रकाश होता है। तो इसके पास अगर कोई ग्रह बहुत पास इसके आ जाए तो वो ग्रह अस्त हो जाते हैं, और जो ग्रह अस्त हो जाएगा वो जन्म पत्री में अपना और अपने जो जिनका वो कारक है और जिन भावों का वो स्वामी है उनका फल नहीं दे पाता है। ठीक, तो देखिए, सब ग्रहों के लिए कुछ अंश निर्धारित किए गए हैं कि ये अर्थात कैसे कितने अंश कोई ग्रह सूर्य के पास आने पे अस्त होता है। जैसे सूर्य के चंद्र के लिए अंश है 12 डिग्री, अर्थात चंद्र अगर सूर्य के 12 डिग्री से करीब चंद्र और सूर्य में 12 डिग्री से कम अंतर होगा तो चंद्र को अस्त कहा जाएगा। इसी तरह मंगल जो है 7 डिग्री, बुध के लिए अंश निर्धारित है 13 डिग्री, गुरु के लिए अंश निर्धारित है 11 डिग्री, और शुक्र जो है 9 डिग्री, और शनि इसी तरह 15 डिग्री। अर्थात शनि अगर सूर्य से 15 डिग्री से ज़्यादा करीब आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। ठीक, तो किसी भी जन्म पत्री को देखने से पहले अगर कोई ग्रह सूर्य के आसपास है तो हमें देख लेना चाहिए कि वो अस्त है कि नहीं। ठीक, क्योंकि अगर अस्त होगा ग्रह तो हम उसका फल अच्छे से कह पाएंगे। ठीक, तो इसलिए देखिए, जो सूर्य के आसपास हैं ग्रह, जैसे इस जन्म पत्री में सूर्य के आसपास हैं शुक्र है, शनि है, बाकी ग्रह तो दूर हैं, इसलिए हमें उसका वो ज़रूरत नहीं। हमें ये शुक्र शनि का देखना पड़ेगा कि कहीं ये अस्त तो नहीं है। और ये भी बात ध्यान देना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि ग्रह एक ही भाव में हो तभी अस्त होंगे, और ग्रह अलग अलग भाव में हैं तब भी वो अस्त हो सकते हैं अगर उसमें और सूर्य में कम डिग्री का अंतर है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कैसे। इसके लिए हमें ग्रहों का जन्म पत्री में सूर्य के आसपास के ग्रहों का ग्रह स्पष्ट देखना चाहिए। फिर उसमें देखना चाहिए कि सूर्य और उसमें उस ग्रह में कितना अंतर है। जैसे हम पहले देखेंगे, सूर्य जो है, शुक्र जो है इसमें और सूर्य के पास एक ही भाव में है, तो पहले इसका देख लेते हैं ये शुक्र अस्त है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सूर्य की डिग्री में से शुक्र की डिग्री अधिक है तो शुक्र की डिग्री में से सूर्य की डिग्री घटा देंगे तो उनका अंतर आ जाएगा, सूर्य और शुक्र के बीच दूरी आ जाएगी। तो शुक्र की डिग्री है 20 डिग्री, 20 माइनस सूर्य की डिग्री है 5 डिग्री। ठीक, तो दोनों में अंतर है 15 डिग्री का। ठीक, तो दोनों में 15 डिग्री का अंतर है, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि शुक्र 9 डिग्री अंतर पे अस्त होता है। तो ये जो अंतर है शुक्र और सूर्य में 15 डिग्री है, इसलिए ये इस जन्म पत्री में ये शुक्र अस्त नहीं है। ठीक, इसी तरह शनि का भी देख लेंगे, क्योंकि शनि भी इसके पास ही है, ज़्यादा हो सकता है अस्त हो। ठीक, तो इसको भी देखने के लिए अच्छा हमें ये बात ध्यान देना चाहिए कि जो एक राशि होती है, एक राशि ये 30 डिग्री की होती है। ठीक, तो देखिए, शनि और सूर्य की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की अंशों का अंतर निकालना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों में कितने अंश का अंतर है, तो हम देखेंगे कि इसमें इस राशि में अभी शनि 25 डिग्री पे है, तो 25 डिग्री तो 5 डिग्री जो है शनि में अंतर इस राशि में है, क्योंकि 30 डिग्री ये राशि का वो लास्ट होगा, तो 5 डिग्री इसमें शनि इस राशि में है,
5 डिग्री इस राशि का अंतर है और 5 डिग्री इस राशि से सूर्य आगे है। इस राशि में जो सूर्य है आगे 5 डिग्री चला हुआ, तो इसमें भी 5 डिग्री अंतर है, 5 डिग्री अंतर है प्लस 5 डिग्री। तो ये इसलिए सूर्य और शनि में कितने टोटल 10 डिग्री का अंतर हुआ। ठीक, तो देखिए शनि जो होता है 15 डिग्री के अंतर पे अस्त हो जाता है। अगर 15 डिग्री से कम का अंतर होगा शनि और सूर्य में तो अस्त हो जाएगा। तो इसमें शनि और सूर्य में अंतर 10 ही डिग्री का है, इसलिए ये शनि अस्त माना जाएगा। ठीक, तो ये शनि अस्त है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि अलग अलग भाव में है तब ग्रह अस्त नहीं होगा, तब भी अगर उन दोनों में अंतर कम है तो अस्त हो जाएगा। इसमें ये हमें ध्यान देना चाहिए कि एक राशि, इसका कैसे निकाला अंश, कि एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री में से इसका अंश निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा ये अंतर आ जाएगा। 5 डिग्री का अंतर ऐसे आया, 30 में से 25 माइनस किए तो 5 डिग्री का अंतर ऐसे आया, और उसके बाद ये 5 डिग्री आगे और है। ठीक, तो इस तरह निकाला जाता है। और एक बात ये भी ध्यान देना चाहिए कि ग्रह इस दिशा में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, अर्थात पहले चलेंगे ग्रह, जैसे चलेंगे तो पहले इस भाव में, फिर इस भाव में, फिर इस भाव में, फिर इस भाव में, ऐसे चलते हैं, इस भाव में, फिर इस भाव में, इस भाव में, इस तरह से ग्रह चलते हैं। तो और ये जो राहु केतु होते हैं, राहु केतु कभी अस्त नहीं होते हैं, तो इसलिए उनका नहीं देखा जाता है, जबकि राहु केतु होके सूर्य को ही ग्रहण लगा देते हैं, इसलिए राहु केतु का नहीं देखा जाता है। राहु केतु उल्टी दिशा में चलते हैं, सभी ग्रह इस तरह जन्म पत्री में चलते हैं और राहु केतु इस तरह चलते हैं। ठीक, तो ये बात का ध्यान देना चाहिए। तो ये शनि मतलब इसमें चलते हुए पीछे है, सूर्य आगे है, शुक्र सबसे आगे है। ऐसे जब चलेंगे ग्रह तो ऐसे आगे डिग्री डिग्री बढ़ता जाएगा। जब 30 डिग्री का शुक्र हो जाएगा तो इस राशि में आ जाएगा, इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए चंद्र जो होता है, चंद्र 12 डिग्री, चंद्र और सूर्य में कम से कम 12 डिग्री का अंतर होना चाहिए। 12 डिग्री का अंतर नहीं होगा तो चंद्र अस्त कहलाएगा। ठीक, लेकिन एक बात हमें ध्यान देना चाहिए कि चंद्र और सूर्य में कम से कम वो 70 डिग्री का अंतर होना चाहिए। सूर्य में और चंद्र में कम से कम 70 डिग्री का अंतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य चंद्र में 70 डिग्री से कम का अंतर होता है तो चंद्र कमज़ोर हो जाता है, उसको पक्ष बल में कमी हो जाती है, उसको पक्ष बलहीन चंद्र कहा जाता है। तो अगर चंद्र और सूर्य में 70 डिग्री से अधिक का अंतर है तभी उसको बलवान समझना चाहिए, तभी उसको शुभ समझना चाहिए। चंद्र को सिर्फ अस्त होने से ही नहीं देखा जाता है, चंद्र में पक्ष बल भी होना चाहिए। चंद्र में पक्ष बल का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसलिए देख लेते हैं इसमें, इस सूर्य और इस चंद्र में पक्ष बल है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, सूर्य 5 डिग्री पे है, तो 30 डिग्री में की ये राशि होती है, तो इसमें 30 डिग्री में से चंद्र यहाँ पे है, चंद्र इस 7वें भाव में है। तो सूर्य का यहाँ से इस राशि में सूर्य की कितनी दूरी हुई, 30 - 5 25 डिग्री की इस राशि में दूरी हुई, और ये पूरी राशि एक बीच में है तो इसका राशि का 30 डिग्री का अंतर हुआ। ठीक, फिर ये पूरी राशि है, इसका भी 30 डिग्री अंतर हुआ। ठीक, और इस राशि में चंद्र 10 डिग्री चला है। ठीक, तो इसका 10 डिग्री अंतर होगा, 10 डिग्री। ऐसे ऐसे ग्रह चलते हैं, तो इसलिए इसमें 5 डिग्री चला है तो इसका 5 डिग्री कम कर देंगे, तो बाकी 25 डिग्री आया, इसका पूरा 30 डिग्री, इसका 30 डिग्री, और इसमें चंद्र इतना 10 डिग्री चल गया तो इसका 10 डिग्री आएगा। ठीक, तो चंद्र और सूर्य में दूरी कितना हुआ, 30 30 60 10 70 80 30 30 60 10 70 80 90 5 95 डिग्री। ठीक,
तो इसमें सूर्य और चंद्र में 95 डिग्री का अंतर है, अर्थात चंद्र ये पक्ष बली है। और क्या नाम है, मोटे हिसाब से अगर आदमी को देखना हो तो कम से कम क्या नाम है कि 2 या 3 राशि का चंद्र में कम से कम 2 राशि का अंतर तो होना ही चाहिए। और अगर चंद्र और सूर्य में चंद्र जो है सूर्य इससे भी कम राशि का अंतर या चंद्र साथ ही है तो ऐसे चंद्र को बहुत कमज़ोर समझना चाहिए, और ऐसा चंद्र कोई फल देने में अच्छा सक्षम नहीं होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, ये तो हम लोग मानते हैं कि जी इतने अंतर पे ग्रह अस्त होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ग्रह सूर्य से दूर है, कम से कम 3 डिग्री अंतर कम से कम 2 ग्रहों का किसी ग्रह और सूर्य के बीच होना ही चाहिए। अगर अस्त हो जाएगा ग्रह तो उसको दोष लगता है। ठीक, उसको दोष लगेगा, वो अस्त हो जाएगा। उसका वो जिस चीज़ का कारक है और जिस भाव का स्वामी है उन दोनों फलों में कमी हो जाएगी। जैसे यहाँ शनि कमज़ोर हो गया है, शनि वो क्या नाम है कि अस्त हो गया है, तो क्या होगा कि शनि इसमें किस भाव का स्वामी है, एक 6ठे भाव का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी है। तो 11वें भाव से इसका आदमी का वैवाहिक जीवन देखा जाता है और वो व्यापार साझेदारी वाला व्यापार देखा जाता है। तो इसके दोनों में कमी आएगी कि ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में भी समस्या होगी, और अगर वो साझेदारी वाला कोई पार्टनरशिप वाला बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करेगा तब भी उसको समस्या होगी। ठीक, और उसके शनि के जो नैसर्गिक कारक तो है उसमें भी कमी आएगी। जैसे शनि वकालत वगैरह पेशे का है और लोहे के कारोबार का, लोहे चीज़ों का वो है, तो ऐसा व्यक्ति क्या नाम है न वकालत के पेशे में अच्छे सफल हो पाएगा, न लोहे के संबंधित कोई अगर बिजनेस व्यापार करेगा तो उसमें भी सफल नहीं हो पाएगा। ठीक, इसका अस्त होने का अर्थ ये होता है। और देखिए कि अगर कोई ग्रह अस्त है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अस्त ग्रह अपना फल ही नहीं देगा। अस्त ग्रह भी फल देते हैं लेकिन बहुत उत्तम फल नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह किसी ग्रह और सूर्य के बीच 3 डिग्री से भी कम अंतर हो जाए तब वो समझ लीजिए कि वो एकदम पूरी तरह से अस्त हो गया, अर्थात वो अपने भाव और जिस भाव का स्वामी है और जिस चीज़ का कारक है उसका फल नहीं दे पाएगा, बहुत कम देगा। ठीक, अगर क्या नाम ग्रह अस्त हुआ लेकिन 3 डिग्री का अंतर है उनमें, तब तो वो उसका कुछ फल देता रहेगा, कुछ विलंब से फल देगा। लेकिन अगर 3 डिग्री से भी कम अंतर हो जाएगा तब उसका फल समझ लीजिए कि एकदम ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें ये भी बात ध्यान देनी चाहिए कि बुध जो होता है, बुध अक्सर सूर्य के आगे या पीछे ही होता है, 1-2 भाव आगे होता है या 1-2 भाव पीछे होता है। तो इसलिए बुध जो है अक्सर अस्त होता है, तो इसलिए बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है। ठीक, बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है, लेकिन अगर बुध और सूर्य के बीच 3 डिग्री का अंतर होगा तब ये और अच्छी बात होगी। बुध अस्त हो जाएगा तो यह है कि उसके कारकत्वों में, उसके भाव फलों में कमी होगी, लेकिन वो कमी बहुत अधिक नहीं होगी जब तक कि 3 डिग्री का सूर्य और बुध में अंतर होगा। अगर 3 डिग्री से कम अंतर हो जाएगा तब उसके फलों में भी काफ़ी न्यूनता आ जाएगी। ठीक, हाँ, और देखिए हमें ये बात ध्यान देनी चाहिए कि जो अस्त ग्रह होते हैं वो ग्रह अस्त होके बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो कमज़ोर होके अस्त ग्रह जिन भावों का स्वामी है उनका फल और जिन चीज़ों का कारक है उनका फल में न्यूनता आ जाएगी। तो जैसे देखिए यहाँ सूर्य है, वो मंगल है, मंगल इस जन्म पत्री में मंगल है, ये मंगल 9वें भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। अगर ये अस्त हो जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य में भी दिक्कत आएगी और भूमि भवन संबंधी कार्यों में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये मंगल इन दोनों भावों का स्वामी है।
तो इसमें इनके अस्त होने से व्यक्ति को, जातक को ये समस्या होगी। और मंगल जिसका नैसर्गिक कारक है, अर्थात वो जो भूमि का कारक है, भवन का कारक है, और वो क्या नाम है कि मिलिट्री, पुलिस वगैरह का भी कारक है। तो इन सब में चीज़ों में या इन सब क्षेत्रों में जातक को सफलता नहीं मिलेगी। ठीक, तो इसको हमें ये भी ये देखना चाहिए कि अगर कोई ग्रह, ये बात है कि अस्त होके ग्रह हमेशा ऐसा नहीं है कि नुकसान ही करते हैं, कभी कभी ग्रह अस्त होकर भी फ़ायदा करते हैं, जातक के लिए को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा तब होता है जब 6, 8 और 12 भावों के स्वामी अस्त हो जाते हैं। ठीक, तो जब 6, 8, 12 भावों के स्वामी अस्त हो जाते हैं तो छठा भाव जो होता है रोग, ऋण, रिपु का होता है। 8वां भाव दरिद्रता का होता है, आकस्मिक वो दुर्घटनाओं का होता है। और 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है, कारागार का होता है और समस्याओं का होता है। और अगर इन भावों के स्वामी अगर अस्त हो जाएंगे तब क्या होगा कि तब इन चीज़ों में कमी आ जाएगी। जैसे 10वें भाव का स्वामी अगर इस जन्म पत्री में शनि अस्त हो जाएगा, शनि अस्त होने से क्या होगा कि इस 11वें भाव के फल की तो कमी आएगी, लेकिन क्या होगा उसके साथ साथ इस भाव के वो छठे भाव के स्वामी के फल की भी कमी आ जाएगी। अर्थात ऐसे जातक को क्या नाम है, अगर शनि अस्त है तो क्या होगा कि ऐसे जातक को इसमें तो कमी आएगी, अर्थात उसको वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी, पार्टनरशिप वाले बिजनेस में दिक्कत होगी। लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, इस भाव के फल में भी कमी आएगी, अर्थात उसके रोग वो ख़त्म हो जाएंगे, उसका वो ऋण कभी नहीं होगा, उसका कोई शत्रु नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए समझना ये एक क्या नाम है उस विपरीत राजयोग की स्थिति होती है। ठीक, तो इसलिए ये ध्यान देना चाहिए कि हमेशा ये फल खराब फल ही नहीं करते, कभी कभी अच्छा फल भी करते हैं अस्त ग्रह। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।